नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन पहले आपको बताएं, आज ये भारत की बात है में आपके लिए क्या है खास। आज हम आपको बताएंगे पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान को भी दिन में तारे दिखा दिए। तालिबान की मदद करने पहुंचे पाकिस्तान को पंजशीर के शेरों ने तगड़ा झटका दिया है। हालत यह है कि पाकिस्तान सेना का मेजर जनरल भागकर काबुल के होटल में छिप गया। बताएंगे कैसे पंजशीर से पाकिस्तान पिट गया है। अफगानिस्तान में अमेरिका की मोस्ट वांटेड सरकार का ऐलान तो हो गया, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर पावर क्या करेगा। सुपर पावर, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक अमेरिका के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है। क्या दुनिया के देश इस मोस्ट वांटेड सरकार को स्वीकार करेंगे? साथ ही बात करेंगे तालिबान से निपटने के लिए क्या है डोभाल प्लान, हिंदुस्तान ने क्या प्लान बनाया है। एनएसए अजीत डोभाल फुल एक्शन में है। अमेरिका और रूस से भारत की क्या बात हुई, बताएंगे आपको। उससे पहले शुरू करें, आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे की आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाइए, रखिए अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर भी मौजूद है। तो ये भारत की बात है कि शुरुआत करें। उससे पहले आपको देखा कि नई सरकार को तो पूरी दुनिया ने देख लिया, लेकिन लोग जानकर यह ताज्जुब कर रहे हैं ये तालिबान की जो नई सरकार है, यह दरअसल अमेरिका की मोस्ट वांटेड कैबिनेट है। सोचिए जरा, जो यूनाइटेड नेशंस में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है, जिन्हें अमेरिका ने आतंकी घोषित किया है, वो सब आज सरकार में शामिल हैं। है तो अफगानिस्तान की सरकार, लेकिन अमेरिका की मोस्ट वांटेड सरकार है ये। आपको अब मैं दिखाने जा रहा हूं, जरा तस्वीर देखिए। एफबीआई की तस्वीर में एक दिखाने जा रहा हूं, दूसरी तस्वीर में दिखाऊंगा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। एफबीआई, जिसे आप फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से जानते हैं, अमेरिका की वो इन्वेस्टिगेटिव, वो जांच एजेंसी है जो आतंकवाद पर जांच करती है और आतंकवाद के खिलाफ कैसे कदम उठाए जाएं उस पर जांच करती है। देखिए एफबीआई का लोगो नजर आ रहा है, अगर नजदीक से मैं दिखाऊं, और ये जो तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है अफगानिस्तान का गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि एफबीआई के इस वेबसाइट के पेज पर मोस्ट वांटेड है। अभी भी एफबीआई के पेज पर यह शख्स मोस्ट वांटेड है, लेकिन यह शख्स अफगानिस्तान में गृह मंत्री है। यह अपने आप में हास्यास्पद है। पूरी दुनिया हंस रही है, पूरी दुनिया में अमेरिका का मजाक उड़ रहा है कि आखिर एक एफबीआई की लिस्ट में जो मोस्ट वांटेड है वो कैसे गृह मंत्री बन गया। आइए आपको दिखाता हूं। अमेरिका का जो मोस्ट वांटेड सिराजुद्दीन हक्कानी है, वो तालिबान सरकार में गृह मंत्री है। सुपर पावर के लिए यह किसी झटके से कम नहीं है। जरा आपको दिखाता हूं, देखिए जरा, ये जो मैंने आपको अभी वेबसाइट का पेज दिखाया, इस वेबसाइट के पेज में अफगानिस्तान के गृह मंत्री के लिए क्या क्या लिखा है। एफबीआई की प्रोफाइल में ये मोस्ट वांटेड है। पहली चीज उसमें लिखा है इसका कद 5 फीट 7 इंच है। इस वेबसाइट में, एफबीआई के वेबसाइट पर लिखा है इसकी उम्र करीब 45 साल है। और इसके अलावा जो इसकी कुंडली उसमें छपी है, कई मामलों का मास्टरमाइंड है ये सिराजुद्दीन हक्कानी। ये देखिए जरा, ये पोस्टर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। नेटो सेना पर इसने हमले किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान अफगान सीमा पर भी यह सक्रिय है। अब तो काबुल में बैठा है, सीमा पर नहीं रहा, यह भी अमेरिका को पता नहीं है। अमेरिका ने आंखें मूंद रखी हैं। 2008 में काबुल धमाके का आरोपी था सिराजुद्दीन हक्कानी। 36 करोड़, लगभग 36 करोड़ का इसके ऊपर अमेरिका ने इनाम रखा है। सोचिए, यह अमेरिका का इनामी काबुल में मौजूद है, गृह मंत्री बन गया अफगानिस्तान का। यह अमेरिका के लिए किसी मजाक से कम नहीं है। पूरी दुनिया अमेरिका पर हंस रही है। अब अमेरिका खुद मजाक का पात्र बन गया है। सुनिए जरा जो बाइडेन क्या कह रहे हैं, सुनिए इस रिपोर्ट। सुपर पावर को तालिबान का सबसे बड़ा धोखा। तालिबान ने कर दिया अमेरिका से खेल। अफगानिस्तान में अमेरिका की मोस्ट वांटेड सरकार। We conduct effective counterterrorism missions
against terrorist groups in multiple countries where we don't have permanent military presence. If necessary, we'll do the same in Afghanistan. We've developed counterterrorism over-the-horizon capability. 17 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने आतंकवाद के खात्मे को मिशन बताया था और कहा था अफगानिस्तान में उनका लक्ष्य पूरा हो गया। लेकिन तालिबान राज और अब तालिबान कैबिनेट ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। मोस्ट वांटेड आतंकियों से सजी इस कैबिनेट में कई ग्लोबल टेररिस्ट हैं, कई अमेरिका के मोस्ट वांटेड हैं। प्रधानमंत्री और दो डिप्टी पीएम के हाथ भी खून से सने हैं। अब बाइडेन के बयान बदले से हैं। China has a real problem with the Taliban, so they're going to try to work out some arrangement with Taliban, I'm sure. As does Pakistan, as does Russia, as does Iran. They're all trying to figure out what do they do now. So it'll be interesting to see what happens. दरअसल बाइडेन अफगानिस्तान से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और चीन से लेकर ईरान का नाम गिना रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने इसी दिन के लिए अफगानिस्तान में अरबों डॉलर खर्च किए थे? 9/11 की 20वीं बरसी से पहले दुनिया पर एक बार फिर आतंकवाद का खतरा मंडरा रहा है। आइए अब आपको बताता हूं, जिसके ऊपर जितना बड़ा इनाम, जो जितना बड़ा आतंकी, जो जितने साल जेल में रहा, उसे उतना बड़ा पद। देखिए जरा पूरी लिस्ट आपके सामने। सबसे पहला नाम है मुल्ला हसन अखुंद, जो कि प्रधानमंत्री बना है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अखुंद है और दूसरी तरफ अमेरिका का मजाक उड़ रहा है। ये जो अखुंद है यूएन के ग्लोबल आतंकियों में शामिल है। पहली चीज, अखुंद पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा आपको याद होगा जो अफगानिस्तान में तोड़ी गई थी, अखुंद पर आरोप है उसे तोड़वाने का। दूसरा नाम देखिए, उप प्रधानमंत्री बने मुल्ला बरादर। मुल्ला बरादर 8 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहे। जल्दी से मूव करेंगे इसे। इसके अलावा यूएन की प्रतिबंधित लिस्ट में मुल्ला बरादर का नाम है। पूरी दुनिया अमेरिका पर हंस रही है इस सरकार के आने के बाद। अगला नाम देखिए, मुल्ला बरादर दरअसल तालिबान का सह संस्थापक है। अगला नाम है अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम के बारे में मैं आपको बताऊं, संयुक्त राष्ट्र की आतंकी लिस्ट में शामिल है और इसके अलावा ड्रग सप्लाई में शामिल होने का आरोप है अब्दुल सलाम हनफी पर। ये अमेरिका के नगीने हैं। पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री भी था, पिछली तालिबान के 1.0 में। अगला नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी। ये वही सिराजुद्दीन हक्कानी है जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई एफबीआई की हिटलिस्ट में भी जो है। एफबीआई की हिटलिस्ट में तो शामिल है। हक्कानी नेटवर्क की कमान इसके पास रही है। जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है और करजई पर जानलेवा हमला का आरोप भी इसके ऊपर है। अगला नाम है मुल्ला याकूब, तालिबान का संस्थापक और मुल्ला उमर का बेटा है। ये सब कुछ अमेरिका आंखें खोलकर देख रहा है। यूएनएससी की लिस्ट में भी शामिल है, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट में भी नाम है इसका। तालिबान का प्रमुख कमांडर है ये है इनकी डिटेल, और मुल्ला याकूब तालिबान का प्रमुख कमांडर है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूं कि ये जो सरकार बनी है, इस सरकार को क्या पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, क्या पूरी दुनिया मान्यता दे रही है, क्योंकि किसी के गले नहीं उतर रहा। तालिबान की कैबिनेट में आतंकियों की तो भरमार है और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे में तालिबान को मान्यता कौन देगा। सुपर पावर अमेरिका, जिसने कभी सोचा नहीं होगा कि 20 साल अफगानिस्तान में रहने के बाद ऐसी सरकार बनेगी जिस आतंकवाद के खात्मे के लिए अमेरिका अफगानिस्तान आया था, अब पूरी कैबिनेट ही उन्हीं आतंकियों की है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अभी वो तालिबान सरकार को मान्यता देने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। यानी अमेरिका कह रहा है अभी वो जल्दबाजी नहीं करेगा, वे इस नई सरकार के कामकाज को देखने के बाद ही इस बारे में कोई फैसला करेंगे। तालिबान की नई सरकार पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी चिंता जताई है। कहा है कि तालिबान की सरकार के कामकाज पर बहुत बारीक नजर रखी जा रही। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप अफगानिस्तान पर बाइडेन सरकार की नीति पर लगातार सवाल उठाते रहे। अब अमेरिका की रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने बाइडेन सरकार से तालिबान को मान्यता न देने की अपील की है। जी हां, निकी हेली बाइडेन पर तालिबान के सामने सरेंडर करने का आरोप लगा चुकी हैं। निकी हेली ने अब एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। इसमें वो तालिबान की इस सरकार को मान्यता नहीं देने के लिए समर्थन जुटा रही।
वहीं रूस ने तालिबान पर यू टर्न ले लिया है। रूस पहले तालिबान को मान्यता देने के संकेत दे रहा था, लेकिन रूस का रुख अब बदल गया है। रूस अभी तालिबान पर वेट एंड वॉच की स्थिति में है। रूस ने साफ साफ कहा है कि तालिबान को मान्यता देने पर अभी फैसला नहीं किया गया है। इसके साथ ही तुर्की ने भी तालिबान को बड़ा झटका दिया है। तुर्की ने कहा है कि दुनिया को एक संतुलित रुख रखने की जरूरत है। तुर्की चीजों के हिसाब से फैसला लेगा और वो तालिबान को मान्यता देने की जल्दबाजी में नहीं है। इधर आपको बताऊं कि तालिबान और चीन की दोस्ती पर बाइडेन ने भी इशारों में निशाना साधा है। तालिबान सरकार की ताजपोशी में चीन को भी न्योता मिला है। दरअसल चीन तालिबान को मान्यता देकर एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश कर रहा है। चीन की तरफ से मान्यता कभी भी मिल सकती है और तालिबान को चीन से फंडिंग का भी भरोसा मिल गया है। वैसे चीन ने तालिबान को यह साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है। दरअसल चीन तालिबान को मान्यता देने के एवज में उसके सामने कई शर्तें रखेगा। चीन के साथ ही ईरान को भी तालिबान ने न्योता भेजा है, लेकिन ईरान फूक फूक कर कदम रख रहा है। ईरान के राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान में चुनाव की मांग कर तालिबान को बड़ा झटका दिया है। पंजशीर में पाकिस्तान के हमले को लेकर भी ईरान ने सवाल उठाए, तो ईरान अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वहीं तालिबान को मान्यता देने के सवाल पर संयुक्त राष्ट्र ने भी पल्ला झाड़ लिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा है कि यह सरकारों का काम है, हमारा काम नहीं है मान्यता देना। वहीं यूरोपियन यूनियन ने तालिबान को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस सरकार में सभी को मौका नहीं दिया गया, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भागीदारी इसमें नहीं है। मतलब यूरोपियन यूनियन भी तालिबान को मान्यता देने को अभी राजी नहीं है। और पिछली बार तालिबान सरकार को सिर्फ 3 देशों ने मान्यता दी थी। पिछली बार यानी तालिबान 1.0 में सिर्फ 3 देशों ने मान्यता दी थी। इसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान, ये 3 देश थे। तो एक बार फिर तालिबान 2.0 को भी ज्यादातर देशों का समर्थन फिलहाल मिलता नहीं दिख रहा है। ये अच्छी खबर नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दुनिया के देश तालिबान को मान्यता देने पर तैयार नहीं है। लेकिन क्या पंजशीर मान्यता देगा? क्या अहमद मसूद मान्यता देंगे? क्या एनआरएफ मान्यता दे रहा है? पंजशीर क्या कह रहा है इस नई कैबिनेट पर? देखिए जरा, एक तरफ तालिबान कैबिनेट का गठन हो गया, दूसरी तरफ पंजशीर ने भी मोर्चा खोल दिया है। पंजशीर क्या कह रहा है मैं आपको दिखा रहा हूं। पंजशीर का कहना है कि तालिबान की सरकार पूरी तरह से अवैध है। पंजशीर कह रहा है 33 मंत्री बनाए हैं, जिसमें से 30 पश्तून हैं। बल्कि बार बार मसूद ने कहा था कि इसमें समावेशी सरकार हो, बाकी जातियों को भी जगह मिले, लेकिन 33 में से 30 पश्तून हैं, तालिबानी हैं। महिला और अल्पसंख्यकों को कोई जगह नहीं मिली है इस नई सरकार में। इसके अलावा नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स अपनी कैबिनेट घोषित करेगा। बड़ी बात यह है, एनआरएफ अब अपनी खुद की सरकार बनाएगा। क्या अफगानिस्तान में 2 सरकार होंगी, यानी तालिबानियों की अलग और एनआरएफ अपनी सरकार घोषित करेगा। और तालिबान सरकार को नहीं मानता है नेशनल नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट। बड़ी बात यह है, समानांतर सरकार चलाने की तैयारी है, यानी पैरेलल गवर्नमेंट चलेगी। क्या अफगानिस्तान के अंदर लोगों से दुश्मनी निकालने वाली सरकार है, एनआरएफ का कहना है। और साथ ही तालिबान सरकार दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, यह कहा है मसूद ने। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको एक और बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। पंजशीर में मैंने आपको दिखाया कल कि कैसे तालिबान बेरहमी से पिटा बुरी तरह से। तो सिर्फ तालिबान नहीं, पाकिस्तान भी पिटा बुरी तरह से। जी हां, बड़ी खबर यह है कि मसूद के सामने इमरान खान भाग खड़े हुए। हालात कुछ पंजशीर में ऐसे आ गए, तालिबान तो मार खाया ही, लेकिन इमरान खान को भी ऐसी पिटाई मिली पंजशीर से कि वहां से भागना पड़ गया। कैसे पाकिस्तान को मार पड़ी ये आपको बताते हैं। पंजशीर में घुसने की कोशिश कर रहा तालिबान, मसूद के लड़ाकों ने मार के भगाया और मुंह की खानी पड़ी। लेकिन उससे बड़ा झटका पाकिस्तान सेना को लगा। पंजशीर पर कब्जे और सरकार बनवाने के लिए पाकिस्तान के आईएसआई चीफ, आपको याद होगा, काबुल पहुंचे थे। पंजशीर पर चढ़ाई के तालिबान के बस की बात नहीं थी, तो पाकिस्तान की सेना तालिबान की मदद के लिए पंजशीर में दाखिल हो गई। हुआ क्या, 5 अगस्त को आपको याद होगा, 5 अगस्त की रात पाकिस्तानी सेना ने पंजशीर में कोहराम मचाया, कई एयर स्ट्राइक्स की। पाकिस्तानी सेनाओं की मदद से तालिबान ने पंजशीर पर धावा बोल दिया था। पाकिस्तान के इस हमले में
पंजशीर के कई शेर शहीद हुए थे और पंजशीर को बहुत नुकसान भी हुआ था। आपको बताएं, तालिबान की मदद करने के लिए पाकिस्तानी पायलट्स ने रेजिस्टेंस फोर्सेस के ठिकानों पर चुन चुन कर ड्रोन से हवाई हमले किए थे। पाकिस्तान के CH-4 ड्रोन ने पंजशीर में एक के बाद एक कई गोले दागे। उस दौरान पाकिस्तान ने पंजशीर की धरती को बुरी तरह से लहूलुहान करने का न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रोन का इस्तेमाल किया, बल्कि 2 पाकिस्तानी NSG बटालियन के जरिए पंजशीर पर हमले किए। इसके अलावा 20 आर्टिलरी बैटरीज, 4 लड़ाकू हेलीकॉप्टर, 4 ड्रोन और 1 टैंक पाकिस्तान ने पंजशीर के खिलाफ मैदान में उतार दिया। और आपको बताएं, पंजशीर में आजादी की जंग लड़ रहे लोगों पर हमले किए गए, जिसके बाद रेजिस्टेंस फ्रंट के नेता और पंजशीर के शेर अहमद मसूद ने बाकायदा एक ऑडियो संदेश जारी किया था, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को बेनकाब किया था। अहमद मसूद ने अपने संदेश में न सिर्फ आम अफगानियों के साथ आने की अपील की, बल्कि पाकिस्तान की पोल खोल दी। अहमद मसूद ने कहा कि पाकिस्तान अब खुलकर तालिबान की मदद कर रहा है। अहमद मसूद ने बताया कि उनके परिवार के सदस्यों और साथी फहीम दस्ती को मारने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की। मसूद ने कहा कि दुनिया के सभी मुल्क पाकिस्तान की इस करतूत के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी चुप हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पंजशीर में सीधे अफगानों पर हमला कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति से यह सब कुछ देख रहा है। तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान की मदद से हमले कर रहे हैं, जिसके बाद बारी पंजशीर के शेरों की आई। दिन के उजाले जिस जमीन पर खड़ा होकर तालिबान कब्जा करने का दावा कर रहा था, रात होते ही उसे जमीन पर उसकी कब्रगाह बन गई। पंजशीर के शेरों ने तालिबान और पाकिस्तानी सेना पर ऐसा हमला किया कि पाक सेना के लगभग 21 जवान मारे गए। पाक सेना का पंजशीर के शेरों ने वो हाल कर दिया कि पाकिस्तानी सेना का मेजर जनरल आदिल रहमानी पंजशीर से भाग खड़ा हुआ। उसने भागकर काबुल के एक होटल में पनाह ली। भारी नुकसान को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी SSG बटालियन भी वापस बुला ली है। बड़ी खबर यह, हालांकि धोखेबाज पाकिस्तान अब भी फरेब कर रहा है। पाक के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के DG ने इन तमाम दावों को खारिज किया है। ISPR के DG मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने दावा किया है कि अफगानिस्तान और पंजशीर में जो कुछ भी हो रहा है उससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। पंजशीर पर पाक सेना ने हमला नहीं किया, यह पूरी तरह से झूठ है। यह झूठे पाकिस्तान का कहना है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पाकिस्तान का झूठ कैसे बेनकाब हो रहा है। पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ पंजशीर में, कैसे मसूद के लड़ाकों ने मार भगाया है, देखिए जरा। पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ पंजशीर में। जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए मैं दिखाऊंगा पाकिस्तान को कैसे मुंह की खानी पड़ी है। देखिए जरा, पंजशीर में घुसे तो पाकिस्तान के 21 जवान मारे गए हैं। यह बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। जब इनकी बॉडीज पाकिस्तान पहुंचेंगी तो इमरान को जवाब देना मुश्किल होगा। 25 पाकिस्तानी जवान घायल हो गए इस हमले में। इसके अलावा मेजर जनरल, जिनकी मैंने बात की, मेजर जनरल आदिल रहमानी पंजशीर से भाग खड़ा हुआ और पंजशीर से भागकर काबुल के एक होटल में छिप गया है। यह जनरल SSG बटालियन जो पाकिस्तान से आई थी, वो SSG बटालियन वापस पाकिस्तान लौट गई है और तालिबान को भी भारी नुकसान हुआ है। खबर है कि तालिबान के 1600 आतंकी ढेर कर दिए गए और 1000 तालिबानी पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। यह नुकसान हुआ पंजशीर की इस लड़ाई में। आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर पंजशीर दरअसल अब क्या करेंगे। मसूद के पास क्या विकल्प बचा है? क्या मसूद लड़ते रहेंगे? आखिर मसूद कब तक लड़ेंगे? मसूद के पास विकल्प क्या है? फिलहाल पंजशीर और तालिबान के बीच जंग तो जारी है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। रात को ये और तेज हमले होते हैं और नुकसान भी बहुत हो रहा है। ऐसे में एक बात साफ है कि पंजशीर भले ही बहादुरी और हौसले से तालिबानी आतंकियों का मुकाबला कर रहा हो, लेकिन आपको बताऊं पंजशीर के शेर अहमद मसूद के पीछे भले ही सैकड़ों लोग जान कुर्बान करने को तैयार हो, लेकिन कब तक ऐसे ही लड़ता रहेगा पंजशीर? अहमद मसूद ने हाल ही में तालिबान के बातचीत की मांग भी की थी, जिससे जंग रुक जाए और कोई बीच का रास्ता निकल आए। फिलहाल
के हालात को देखते हुए ऐसा होगा या ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ तालिबान ने पंजशीर के और अहमद मसूद के कई करीबी साथियों को शहीद कर दिया है, लेकिन अहमद मसूद को कोई ना कोई फैसला लेना होगा। अहमद मसूद अपनी शर्तों पर समझौते की बात कर सकते हैं, जो उन्होंने शर्तें पहले रखी हैं। तालिबान से जल्द चुनाव की मांग कर चुके हैं अहमद मसूद। मसूद खुद को तैयार करने के लिए भी वक्त चाहते हैं कि तालिबान से बातचीत करते रहें और उन्हें तैयारी का वक्त मिल जाए लड़ने के लिए। मसूद दूसरे देशों से मदद की अपील कर रहे हैं। मसूद ताजिक जाति से हैं, आपको बताएं, और तालिबानी पश्तो हैं। तो ताजिक और पश्तो में लड़ाई जरा पुरानी है, दोनों में आपस में लंबे वक्त से बनती नहीं। आज तक पश्तो के आगे ताजिक झुके नहीं। मसूद जरूर लड़ते रहेंगे आखिरी वक्त तक, भले ही मर क्यों ना जाएं, लेकिन तालिबान के आगे सरेंडर नहीं करेंगे, तालिबान को मार कर ही दम लेंगे। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नॉर्दर्न अलायंस, आखिर क्या विकल्प है मसूद के पास कि नॉर्दर्न अलायंस के साथ वो कब तक लड़ेंगे। नॉर्दर्न अलायंस के साथ आखिर क्या पूरी जंग जीत पाएंगे। आपको मैं बताऊं कि नॉर्दर्न अलायंस के पर आखिर किसने किसने क्या क्या मदद की है नॉर्दर्न अलायंस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, ये आपको बताना चाह रहा हूं। किससे किससे मदद मांगी है, जल्दी से मैं ग्राफिक्स दिखाऊंगा। किससे मदद मांगी है नॉर्दर्न अलायंस से? संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन से मदद मांगी है नॉर्दर्न अलायंस ने। यूरोपियन यूनियन से मांग की है कि वो मदद करें। संघाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी एससीओ से, दक्षिण एशियाई संघ से यह आह्वान किया है कि वो मदद करें। इसके अलावा इसको मूव करेंगे, आर्थिक सहयोग संगठन से कहा है कि वो आकर पंजशीर की मदद करें। द हार्ट ऑफ एशिया प्रोसेस से मदद की मांग की है। इस्लामिक सहयोग संगठन, जिसे आप इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, दुनिया के तमाम देशों से पंजशीर ने मदद मांगी है। पंजशीर का कहना है कि तालिबान से संबंधों को मान्यता हरगिज न दें और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी पंजशीर ने यही अपील की है। अफगानिस्तान को आतंक का गढ़ बनने से बचाए, आतंक से मुक्त कराने के संघर्ष में अफगानियों को समर्थन दें, ये पंजशीर की मांग है। आइए जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल 2001 में जो नॉर्दर्न अलायंस था और अब के नॉर्दर्न अलायंस में क्या फर्क है, देखिए जरा। 2001 में जो नॉर्दर्न अलायंस था, यानी अहमद मसूद के पिता का जो नॉर्दर्न अलायंस था, वो देखिए कहां से कहां तक फैला था। जरा ग्राफिक्स आगे मूव करेंगे हम। पंजशीर कौन कौन से, उनके पास कई राज्य थे, सारे जल्दी से दिखाएंगे। उनके पास बहुत से, लगभग 9 राज्य, 2001 के नॉर्दर्न अलायंस में 9 राज्य थे। ये देखिए, पंजशीर, कपिसा, मैदान वर्दक, बगलान, मजार शरीफ, बल्क, बदकशा, जलालाबाद, यानी ये जो नॉर्थ रीजन था अफगानिस्तान का उत्तरी क्षेत्र, ये ज्यादातर राज्य नॉर्दर्न अलायंस के हाथ में थे। लेकिन आज सूरत बदल चुकी है। अभी की मैं दिखाऊंगा, अभी की तस्वीर क्या है 2021 की, वो ग्राफिक्स मैं दिखाऊंगा। तब 9 राज्य थे, अब सिर्फ एक राज्य है, वो घाटी पंजशीर, यानी सिर्फ नॉर्दर्न अलायंस यहां तक सिमट गया है। यह फर्क है 2001 और 2021 में। तो सवाल यही है कि ऐसे हालात में आखिर जीतेगा कैसे, जीत कैसे संभव है। फिलहाल दुनिया की नजर तालिबान और पंजशीर की जंग पर टिकी है। हर कोई उम्मीद से पंजशीर की तरफ देख रहा है कि शायद तालिबान की हार का जुलूस इस बार भी पंजशीर से ही निकले। लेकिन फिलहाल के हालात को देखकर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। पंजशीर घाटी की चोटियों पर जरूर बैठा है, वहां से तालिबानी आतंकियों को निशाना जरूर बना रहा है, लेकिन कब तक? क्योंकि आजादी की इस जंग में पंजशीर अकेला है। उसके पास ना तो किसी का साथ है और ना ही किसी की मदद। आजादी की इस लड़ाई में पंजशीर के पास कुछ है तो पंजशीर के शेरों का जज्बा, उनका हौसला और उनकी बहादुरी, जिसके सहारे अहमद मसूद से लेकर अमरुल्लाह साले तक तालिबान से लोहा ले रहे हैं। ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे कुछ देश पंजशीर की मदद का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन तजाकिस्तान के अलावा दूसरा कोई भी मुल्क खुलकर पंजशीर का साथ नहीं दे रहा। तो क्या यह समझा जाए कि दुनिया पंजशीर का साथ देने से डर रही है? और अगर जवाब हां है तो इसका किसका इतना खौफ है कि आजादी की इस लड़ाई में पंजशीर से दूरी बना रखी है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी जैसे देश पंजशीर पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि कोई भी तालिबान से उलझना नहीं चाहता। अमेरिका पहले ही तालिबान के सामने सरेंडर कर अफगानिस्तान छोड़कर भाग चुका है। ब्रिटेन ने भी अब तक पंजशीर के मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ऐसे में जाहिर है कि पंजशीर से अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी परहेज कर रही है। आइए आगे बढ़ेंगे। यह वजह है पंजशीर से दूरी बनाने की। लेकिन अफगान में तालिबान चिंता है,
क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का मौजूदगी एक बड़ी चिंता का विषय है और चिंता में रूस और हिंदुस्तान है, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। अफगान में तालिबान, चिंता में रूस और हिंदुस्तान, क्योंकि जो हमारे यानी जिन्हें आप 007 के नाम से जानते हैं, अजीत डोभाल बॉन्ड, इंडियन बॉन्ड अजीत डोभाल ने CIA के चीफ से मुलाकात की है, रशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात की है। बड़ी चीज यह है कि भारत दरअसल तालिबान से निपटना चाहता है। आपको बताने जा रहा हूं कि डोभाल ने तालिबान से निपटने का क्या प्लान बनाया है। अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी पर दुनिया चिंतित है। रूस जैसा देश भी अब चिंता का इजहार करने लगा है, जो कल तक अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी का समर्थन कर रहा था। रूसी सुरक्षा सलाहकार, आपको बताएं, जनरल निकोलाई पेत्रुशेव ने आज दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की है और अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद बदले हालात पर विस्तार से चर्चा की और इससे निपटने के तौर तरीकों पर भी मंथन किया है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद आशंका है कि दुनिया में आतंकवाद और बढ़ सकता है, नशीले पदार्थों की तस्करी में और इजाफा होगा और क्षेत्रीय देशों की भूमिका में भी बदलाव आ सकता है। खबर यह है कि इस बैठक में भारत ने खुलकर रूस के सामने अपनी चिंता का इजहार किया है। इस बैठक में हिंदुस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों पर चर्चा की है, जो भारत के लिए एक चिंता की बड़ी वजह है और जिनका अफगानिस्तान से सीधा कनेक्शन है और जो अफगानिस्तान में तालिबान के लौटने के बाद और ज्यादा एक्टिव हो गए। NSA अजीत डोभाल से मिलने के बाद निकोलाई पेत्रुशेव ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इसकी जानकारी खुद एस जयशंकर ने ट्वीट करके दी। दरअसल भारत और रूस दोनों देशों के लिए यह मुलाकात काफी अहम है, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिका के लौटने के बाद रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान ही ऐसे देश हैं जिनका तालिबान पर प्रभाव है। इनमें रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान शामिल है, लेकिन इन देशों को भी तालिबान पर भरोसा नहीं। ऐसे में रूस को पता है कि इस इलाके में भारत के सहयोग के बगैर आने वाली चुनौतियों से निपटना मुश्किल है और भारत को भी पता है कि पाकिस्तान और चीन को काउंटर करने के लिए रूस से ज्यादा भरोसेमंद देश कोई हो नहीं सकता। ऐसे में रूस से मिलकर आगे की रणनीति बनाना ही देश हित में हो सकता है और यही वजह है कि इस मुलाकात से पहले 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर लंबी बातचीत की थी। दोनों देशों ने ताजा हालात पर चर्चा की थी और आने वाली चुनौतियों को साथ मिलकर निपटने का भरोसा जताया था। तो यह है तैयारी। Russia is very much committed to peaceful, democratic and neutral Afghanistan. I believe that India, I humbly believe that India could share these feelings. And these feelings are reflected in our bilateral cooperation as well as in our cooperation in multiple formats like the SCO Shanghai Cooperation Organization, SCO Afghanistan Contact Group, Moscow format and you name it. रूस के NSA, आप अभी इस वक्त सुन रहे थे रूस के दरअसल एम्बेसडर को। दरअसल आपको बताएं कि रूस के NSA से मुलाकात से ठीक एक दिन पहले NSA अजीत डोभाल ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी, जिसे आप CIA के नाम से जानते हैं, CIA प्रमुख विलियम बर्न्स से मुलाकात की थी। भारत और अमेरिकी NSA के बीच यह मुलाकात इतनी गुपचुप हुई कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका दूतावास ने पत्रकारों के एक सवाल पर इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। भारत ने भी अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बताया जाता है कि डोभाल और निकोलस बर्न्स की यह मुलाकात भी दिल्ली में हुई है और इसमें अफगान संकट पर डिटेल से चर्चा की गई। इस बैठक में निकोलस बर्न्स ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की वजहों की भी विस्तार से चर्चा की है। आइए मैं आपको जल्दी से दिखाने जा रहा हूं कैसे रशिया यानी रूस और भारत की जो मुश्किलें हैं तालिबान के आने से वो एक जैसी हैं। कैसे, मैं आपको बताने जा रहा हूं। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है। अब रूस को डर क्या है? चेचन्या। रूस को डर चेचन्या में आतंकी गतिविधि बढ़ने का है, तो भारत को डर है कि कश्मीर में आतंकी गतिविधि ना बढ़ जाए। जल्दी से मैं आपको बताऊं कि कैसे दोनों देशों दो देश है लेकिन समस्या एक है, यह आपको बताता हूं। दरअसल अफगानिस्तान में
तालिबान शासन आने के बाद रूस की चिंता अब खुलकर सामने आ गई है। जल्दी से मैं दिखाऊंगा। भारत की चिंता यह है, कश्मीर को लेकर चिंता है, रूस की चेचन्या को लेकर फिक्र है, भारत की, इसको जल्दी से मूव करेंगे। कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने का अंदेशा है हिंदुस्तान को, तो रूस को यह है कि चेचन्या में भी आतंकवाद बढ़ सकता है। हिंदुस्तान का डर यह है कि कश्मीर में कई आतंकी गुट और सक्रिय हो जाएंगे, तो पुतिन को डर यह है कि चेचन्या में कई आतंकी गुट और एक्टिव हो जाएंगे। और भारत को डर यह है कि कश्मीर के आतंकियों का तालिबान से कनेक्शन हो सकता है, और यही डर रूस को भी है कि चेचन्या के आतंकी भी तालिबान के साथ हैं। 200 साल से चेचन्या से लगभग इस जो हालात चेचन्या में है, रूस उससे फिलहाल लड़ रहा है और जूझ रहा है। आपको बताएं, चेचन्या में स्वायत्तता है और कश्मीर में मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए यह डर है कि कहीं और ज्यादा तालिबान उन्हें उकसाने की कोशिश ना करे। चेचन्या भी मुस्लिम बहुल इलाका है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, हिंदुस्तान का डर दरअसल एक पुराने सबक से है, एक पुरानी अलार्म जो वार्निंग अलार्म था उससे है। वो है ये, आपको याद होगा कि हिंदुस्तानी विमान हाईजैक किया गया था काठमांडू से जो आ रहा था हिंदुस्तान, लेकिन वो कंधार उतरा था। इसी अफगानिस्तान और कंधार में तालिबान, जल्दी से तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, वो तस्वीर देखिए जरा, कैसे विजुअल दिखाऊंगा। ये देख रहे हैं आप, ये हाईजैक की तस्वीरें याद है, और ये तस्वीरें गिनिए जरा, 1 2 3 4 5, ये जो 5 चेहरे आप देख रहे हैं ये तालिबानी आतंकी हैं। उस दौर के तालिबानी आतंकी। यही है भारत का डर कि दोबारा क्या भारत के साथ इस तरह की घटना हो सकती है। आपको मैं बताने जा रहा हूं कि नेपाल के काठमांडू से अफगानिस्तान के कंधार तक 1999 में जो घटना हुई उसे पूरी दुनिया ने देखा। इसमें तालिबान की कितनी बड़ी भूमिका थी यह भी किसी से छिपी नहीं है। जब इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को आतंकियों ने काठमांडू से अगवा कर लिया था और अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया था। आतंकियों की मांग थी कि भारत की जेलों में बंद कुछ खूंखार आतंकियों को छोड़ा जाए, नहीं तो विमान में सवार यात्रियों को मार दिया जाएगा। उस वक्त भी अजीत डोभाल बड़ी भूमिका में थे, तब भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ हुआ करते थे डोभाल। विमान में सवार यात्रियों को छुड़ाने के लिए डोभाल कंधार पहुंचे। उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी, लेकिन भारत का उनसे संपर्क नहीं हुआ क्योंकि भारत ने उन्हें मान्यता नहीं दी थी। और इस घटना का जिक्र करते हुए डोभाल ने बताया था कि इंडियन एयरलाइंस का अपहरण पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर किया गया, क्योंकि ISI के 2 बड़े अफसर उस वक्त सादी वर्दी में कंधार एयरपोर्ट पर तैनात थे। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि तालिबान के जिन हथियारबंद आतंकियों ने विमान को घेर रखा था वो भी आतंकियों से मिले हुए थे, क्योंकि तालिबानियों ने पूरे विमान को घेर रखा था और वो आपस में हंस कर खुलेआम खुलकर बातें कर रहे थे। तालिबानियों को इस बात का भी डर था कि भारत कहीं मिलिट्री ऑपरेशन न कर दे, और इसी वजह से उन्होंने विमान को घेरा हुआ था। तब देवी शरण, उस वक्त के पायलट जो थे, उन्होंने पूरी हकीकत बयां की थी। यही डर हिंदुस्तान को है कि एक और हाईजैक इस तरह का ना हो, इसलिए तालिबान को कैसे साधना है, तालिबान हिंदुस्तान में कोई आतंकी घटना ना करने पाए। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।